कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का 16वां और अंतिम भाग शुरू करते हैं। उसके बाद बादल जी के साथ साथ कब क्या कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जानती हूँ कि अगली सुबह घर में बादल जी की लाश आई और ये देख करके मैं बड़े सदमे में चली गई। समझ ही नहीं आया कि आखिर घर में जाने के बाद बादल जी के साथ क्या हुआ। क्या वो मरने से पहले आकाश या आपसे मिले थे, या फिर वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने खुद की ही जान ले ली। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जब आप बादल जी को आखिरी बार देखने आई तो उस वक्त इतने सदमे में थी कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि बादल जी की मौत का कारण किसे मानूं, आपको, आकाश को या खुद को। उसके बाद बादल जी का अंतिम संस्कार हुआ और फिर 2 से 3 दिनों में मैंने अपने आप को संभाला ही था कि बादल जी की 13वीं के दिन मुझे अचानक से चक्कर आ गया और मैं सीढ़ियों से गिरते हुए नीचे आ गई और मैंने अपना बच्चा हमेशा के लिए खो दिया। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मुझे पता चला कि मैंने अपना बच्चा खो दिया है। बच्चा खोने के बाद अब मेरे पास इस घर में रुकने की कोई वजह नहीं बची थी, इसलिए मैंने इस घर से जाने का फैसला लिया। पर इस ज्योति ने मुझे जाने से रोक लिया, ये कह करके कि वो जल्द से जल्द मुझे मेरे भाई बिल्लू से मिलवाएगी। और मैं चुपचाप इसकी बात मान करके इस घर के काम में करती रही। पर एक दिन जब मैंने आकाश से बात करने के लिए ज्योति से उसका फोन मांगा तो ज्योति ने पहले बहुत बहाने बनाए, पर जब मैंने बाहर से कॉल करने की बात कही तो इस ज्योति ने बादल की मां के साथ मिल करके मुझे एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। और फिर इस ज्योति ने मुझे डराया धमकाया कि अगर मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की या किसी से कुछ भी कहा तो ये मेरे भाई बिल्लू को जान से मार देगी। मैं पहले भी अपना बच्चा खो चुकी थी और अब मैं अपने भाई को भी नहीं खोना चाहती थी, इसलिए मैं इस ज्योति के हर अत्याचार चुपचाप सहती रही। बिजली की बातें सुन करके सबकी आंखें भर आई और पास खड़े आकाश ने बिजली को अपने गले से लगा लिया और बिजली आकाश के गले से लग करके रोने लगी और कहने लगी कि मुझे माफ करना आकाश, मैं हमारे बच्चे की जान नहीं बचा पाई और मैंने बहुत कोशिश की। आकाश ने बिजली को शांत कराया और फिर आकाश ने बेला से पूछा कि बेला दीदी, वैसे ये बात आपको कैसे पता चली कि बादल कभी पिता नहीं बन सकता है? क्योंकि मुझे बिजली ने बताया था कि जब आपने अपना चेकअप करवाया था तो आपकी रिपोर्ट में आप मां नहीं बन सकती थी, तो फिर ये सब। तब बेला ने कहा कि सब झूठ था। और अब इसके आगे की कहानी मैं बताती हूँ। बादल की मौत के बाद मुझे बिजली की बहुत चिंता होती थी, क्योंकि मुझे मेरी सास और ज्योति के बारे में बहुत अच्छे से पता था। ये बादल जी मौत के बाद जरूर बिजली के साथ कुछ गलत कर रही होगी, इसलिए मैं बिजली का पता करने के लिए बादल के डॉक्टर दोस्त के पास गई। क्योंकि बिजली का इलाज भी यही कर रहा था, इसलिए मुझे लगा कि ये मेरी मदद जरूर करे। इसलिए एक दिन जब मैं इसके हॉस्पिटल पहुंची तो अपने केबिन में नहीं था, ये किसी मरीज के ऑपरेशन में व्यस्त था और मैं इसका केबिन में इंतजार कर रही थी। तभी अचानक से इसके फोन में नोटिफिकेशन की घंटी बजी। पहले तो मेरा ध्यान इस तरफ नहीं गया, पर जब 2 से 3 बार फोन में नोटिफिकेशन आया तब मुझे लगा कि शायद मुझे इसके फोन से बिजली का नंबर या कुछ भी जानकारी मिल जाए। इसलिए मैंने जैसे ही इसका फोन देखा तो इसका फोन लॉक था, पर स्क्रीन में नोटिफिकेशन अभी भी दिख रहा था, जिससे ज्योति ने इसे 10,000 रुपये भेजे थे और साथ में इसका मैसेज भी था कि तुम्हारा काम की कीमत भेज दी है। पहले मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जिसकी कीमत ज्योति ने इसे दी है। फिर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा और मैंने इसके केबिन की चेकिंग चालू कर दी कि शायद कुछ भी मिल जाए, शायद बिजली की कोई रिपोर्ट या ज्योति की या कुछ भी। लेकिन मेरे हाथ में रिपोर्ट आई तो बादल की, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि बादल कभी भी पिता नहीं बन सकते। बादल की ये रिपोर्ट बादल के डॉक्टर दोस्त के पास देखने के बाद तो मेरे पैरों तले से ही जमीन खिसक गई। मैं कुछ देर तो सदमे में थी। आखिर ये सच है
तो फिर मेरी रिपोर्ट क्या है? मैं उस फाइल को लेकर के इसके ऑपरेशन से बाहर आने का इंतजार करने लगी। और फिर जब मैंने इसे ये फाइल दिखाई तो इसने जो मुझे बताया वो अब मैं खुद अपने मुंह से आप सबको बताऊं। अब सबकी नजर बिजली से हट करके बादल के डॉक्टर दोस्त की तरफ थी। और फिर जब मैंने इसे ये रिपोर्ट दिखाई तो इसने जो मुझे बताया वो अब ये खुद अपने मुंह से आप सबको बताएगा। अब सबकी नजर बिजली से हट करके बादल के डॉक्टर दोस्त की तरफ थी। हाँ, ये सच है कि बेला भाभी में कोई कमी नहीं है, कमी बादल में थी और वो कभी पिता बन ही नहीं सकता था। और ये बात भी मुझे उस दिन ही पता चल गई थी जब बादल की अचानक से तबीयत खराब हुई थी और वो मेरे हॉस्पिटल में एडमिट भी था। तब मैंने उसकी पूरी जांच करवाई थी और तब मुझे पता चला उसकी इस कमी। और फिर मुझे मौका मिल गया इससे बदला लेने का। तब ज्योति के पति ने बड़ी हैरानी से उससे कहा, बदला? वो भी बादल भैया से? पर तुम तो बादल भैया के दोस्त हो और एक दोस्त दूसरे दोस्त से बदला कैसे ले सकता है? तब बादल के डॉक्टर दोस्त ने गुस्से से कहा कि क्यों नहीं ले सकता है एक दोस्त अपने दोस्त से बदला। दोस्ती एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ से होती है और बादल ने अपनी दोस्ती कभी नहीं निभाई और मैंने दोस्त होने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। ज्योति के पति ने कहा कि कैसे? आखिर बादल भैया ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया? बादल के डॉक्टर दोस्त ने कहा कि ये बात उस समय की है जब मैं और बादल कॉलेज में साथ में पढ़ाई करते थे। तब एक दिन मैं और बादल मेरे साथ घर में बैठे हुए खाना खा रहे थे और तभी पापा के ऑफिस का मजदूर हमारे घर आया। मेरे पापा एक ठेकेदार थे तो हमारे घर में मजदूर किसी न किसी काम से पापा से मिलने आते थे। पर उस दिन वो मजदूर बहुत गुस्से में हमारे घर आया था और वो पापा से किसी पैसे के बारे में बात कर रहा था। पापा और उसकी बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए पापा हम लोगों के सामने उससे बात नहीं कर रहे थे और उसे अपने कमरे में ले गए। लेकिन मेरे और बादल के मन में ये सवाल था कि आखिर ऐसा क्या बात है। इसलिए मैं और बादल पापा के कमरे के खिड़की से खड़े होकर के उनकी बातें सुनने लगे। तब उस मजदूर ने पापा से कहा कि वो उसे उसकी मजदूरी के पैसे दे दें। पर मेरे पापा उसे मना कर रहे थे कि वो उसे 1 रुपया भी नहीं देंगे। पहले वो मजदूर पापा के सामने हाथ जोड़कर अपने पैसे की भीख मांग रहा था, पर जैसे ही पापा ने उसे पैसे देने से मना किया तो उस मजदूर ने पापा को धमकी दी कि वो सबको उनके गलत कामों के बारे में बात बता देगा कि वो पैसे की हेरा फेरी करते हैं। ये सुनकर के पापा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वो मजदूर नहीं माना और तभी पापा के साथ उसकी धक्का मुक्की होने लगी और पापा ने उसके सर में कांच का टेबल उठा करके फेंक दिया। उसके सर पर बहुत खून आने लगा और वो लहूलुहान हो गया। मैं और बादल ये देख करके बहुत डर गए और वहां से भाग गए। पर जब उस मजदूर के परिवार वालों ने पापा के ऊपर आरोप लगाया तो पापा ने साफ इनकार कर दिया कि ये मजदूर पैसे ऐंठने के लिए झूठ बोल रहा है। पर जब बात गवाह की आई तो मैं और बादल उस वक्त वहीं पर थे, इसलिए पुलिस ने हमें भी गवाही के लिए बुलाया। तब मैंने बादल से कहा कि वो पापा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगा और वो झूठ गवाही दे दे। पर बादल ने मेरी एक बात नहीं सुनी और जिस थाली में उसने खाया था उसी में छेद कर दिया। उसने सब जा करके पुलिस वाले को बता दिया और पुलिस ने पापा को अरेस्ट कर लिया और फिर उन्हें उनके पैसों के हेरा फेरी के लिए और मजदूर के साथ जो उन्होंने किया था उसके लिए सजा हो गई और मेरे सिर से मेरे पापा का साया दूर हो गया। इसलिए मैंने उसी दिन से ये ठान लिया था कि मैं बादल से एक दिन इस बात का बदला जरूर लूंगा। और जब मुझे पता चला कि बादल में कमी होने की वजह से वो कभी बाप नहीं बन सकता तो मैंने इस बात का फायदा उठाया। और जब आप अपना चेकअप कराने मेरे पास आई तो मुझे ये मौका मिल गया और मैंने कमी आप में बता करके बादल की दूसरी शादी की बातें आपके दिमाग में डाली। इससे बादल का ये घर तो टूटता ही, साथ ही जब उसकी दूसरी पत्नी भी मां नहीं बन पाती तब बादल का जो मजाक बनता उसकी तो बात ही अलग थी और तब मेरा बदला पूरा हो जाता। पर पता नहीं कैसे ये बिजली मां बन गई। तब मुझे पहले ही पता चल गया था कि ये बच्चा बादल का तो नहीं है,
इसलिए मैंने बादल से ये बात छिपा, क्योंकि मैं चाहता था कि जब ये बच्चा पैदा हो और जब बादल इसे अपना बच्चा समझ करके इसे अपनी गोद में ले, तब मैं उसे ये सच बताता, वो भी डीएनए टेस्ट के साथ। फिर जो बादल का दुख पहुंचता और उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ती जैसे उसने मेरे पापा की उड़ाई थी, उसे देख करके मुझे बहुत सुकून मिलता। जो दर्द उसने मेरे पिता को दिया, वो मैं उसे कभी पिता ना बन करके देना चाहता था। जिस तरह उसने एक औलाद को अपने पिता के प्यार के लिए तरसाया था, वैसे ही मैं उसे उसकी औलाद के सुख के लिए तरसाना चाहता था। मैं बादल को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता था, जैसे उसने मेरे पापा के साथ किया था। और फिर एक दिन ज्योति भाभी मुझसे मिलने मेरे हॉस्पिटल आई। तभी बेला ने बादल के डॉक्टर दोस्त को बीच में रोकते हुए कहा कि अब इसके आगे का तुम नहीं बल्कि ज्योति खुद अपने मुंह से बताएगी। तो ज्योति, अब तुम्हारी बारी, और हाँ, इस बार कोई चालाकी मत करना, वरना ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तब ज्योति ने कहा कि मैं बहुत अमीर होना चाहती थी, बिल्कुल अपने पापा की तरह, इसलिए मैंने लॉ की पढ़ाई भी की थी। पर मेरे पापा को जब मेरे और मेरे पति के लब के बारे में पता चला तो उन्होंने मेरी पढ़ाई बीच में ही रुकवा दी और मेरी शादी कर दी। अब मैं शादी तो इन्हीं से करना चाहती थी, पर इनके बहुत सारा पैसा कमाने के बाद पापा के इस फैसले की वजह से मैं अंदर ही अंदर अपने भविष्य के लिए बहुत परेशान रहते थे। फिर मैंने धीरे धीरे इस घर में रह करके ये जाना कि मेरी सास की उनकी बड़ी बहू से बिल्कुल नहीं बनती, और उसका कारण है बेला दीदी का बांझ होना। बेला दीदी बांझ हैं, ये जान करके मेरे मन में पैसे का मोह पैदा हो गया कि अगर बेला दीदी को कभी बच्चा ना हुआ तो ये घर और सारा पैसा मेरी औलाद के नाम पर हो जाएगा। इसलिए मैंने अपनी शादी के तुरंत बाद ही जल्दी ही अपने दोनों संतानों को जन्म दिया। मेरी 2 संतानें थी और बेला दीदी के एक भी नहीं। इससे मेरी सास ने मुझे ज़्यादा मानना शुरू कर दिया, मुझ पर ज़्यादा पैसे और सोना चांदी लुटाने लगी, और बेला दीदी के प्रति उनके मन में और नफरत पैदा होने लगी। इस तरह इस नफरत को मैंने और बढ़ाने की कोशिश करती रही, पर जब बेला दीदी ने डॉक्टर की मदद से बच्चा पैदा करने की बात कही तो मैं डर गई कि अगर ये सच में माँ बन गई तो मेरे बच्चों में ये सब बांट दिया जाएगा, और मैं इस घर को और इस घर की संपत्ति को किसी के साथ नहीं बांटना चाहती थी। इसलिए मैंने अपनी सास के कान में डॉक्टर के टेक्नोलॉजी के खिलाफ कान भरना शुरू कर दिया। और ये अनपढ़ औरत, इसे कहाँ मालूम कि आजकल अपने बच्चों भी साइंस की टेक्नोलॉजी से पैदा किए जा सकते हैं। ये मेरी बातों में फंस गई और मैंने कहा माँ जी से कहा कि बेला दीदी के मन में पैसों का लालच है, इसलिए वो बच्चा पैदा करने के नाम पर डॉक्टर की सहायता से किसी भी गरीब के बच्चे को या फिर अनाथालय से बच्चे को गोद ले लेंगी और उसे इस घर का वारिस कर देंगी। इसलिए आप बेला दीदी के इस फैसले के सख्त खिलाफ चले जाइएगा। और माँ जी ने ठीक वैसा ही किया। जब बेला दीदी ने उन्हें डॉक्टर से चेकअप की बात की तो माँ जी ने जेठ जी को अपने कसम दे दी और डॉक्टर की मदद से बच्चा पैदा करने से साफ इनकार कर दिया। मेरी ये चिंता तो दूर हो गई, पर ये बेला दीदी बड़ी ही हिम्मत वाली निकली। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ये बिजली को उठा करके ले आई अपने पति की दूसरी शादी करवाने के लिए। मैंने सोचा कि अपने पति की दूसरी शादी, ये बात कहने में जितना आसान है करने में उतना ही मुश्किल है। पर बेला दीदी तो अपनी जिद में ही अड़ गई और एक बार फिर मेरी सास ने अपना पैसा और सोना चांदी सब बिजली और उसके आने वाले बच्चे के ऊपर लुटाना शुरू कर दिया। मैंने बेला दीदी और बिजली को आपस में भिड़ाने की बहुत कोशिश की, पर इन दोनों पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था मेरी बात का। इधर मेरी सास भी बच्चे के नाम पर पागल हो चुकी थी। मैंने उनको भी बहुत समझाया कि ये बस्ती की गरीब लड़की है, पर मेरी सास तो अभी भी बस बेला दीदी की ही माला ले करके बैठी थी, क्योंकि इन्होंने अपने घर के लिए बांझ बहू नहीं चाहिए थी।
फिर मैंने भी सोचा कि बेला दीदी हर जगह पर बिजली को ढाल बना करके खड़ी हो जाती हैं और बिजली हर बार बेला दीदी की ढाल बनी रहती हैं। इसलिए अगर मुझे इन दोनों से छुटकारा पाना है तो मुझे इनकी एकता को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने माँ जी के साथ मिल करके पहले बेला दीदी को घर से निकाला और फिर जब बिजली के घर से जाने की बारी आई तो माँ जी ने अपना इरादा ही बदल लिया। उस दिन बिजली ने हमारे दरवाजे के पीछे खड़े होकर के हमारी अधूरी बातें सुनी। बिजली ने जितनी बात बताई उसे सुनने के बाद वो वहां से चली गई। पर माँ जी का अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि बिजली से बच्चा लेने के बाद वो बिजली को घर से दूर कर देंगी और फिर से जेठ जी को किसी बड़े घर की बेटी से शादी कर देंगी। मतलब ये बच्चा भी और जिससे जेठ जी की शादी होती अगर वो भी माँ बन जाती तो उसके भी बच्चे। मेरे बच्चों के तो हिस्से में कुछ आता ही नहीं। मैंने माँ जी को समझाने की बहुत कोशिश की, वो ऐसा ना करें, पर माँ जी ने तो कसम खा ली थी ऐसा करने की। इसलिए मुझे मजबूरी में बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ा। बिजली के जाने के बाद जब मुझे और माँ जी को बहुत देर तक घर में नहीं दिखी तो हम दोनों परेशान हो करके उसे इधर उधर ढूंढने लगे और फिर हमें पता चला कि बिजली तो घर छोड़ करके भाग गई है। मैंने सोचा यही अच्छा मौका है माँ जी को बहला फुसला करके अपनी बातों में लाने का और बिजली को ना ढूंढने का। पर पता नहीं कहां से उसी वक्त जेठ जी घर आ गए और माँ जी ने बता दिया कि बिजली घर से भाग गई है। फिर वो बिजली को ढूंढने निकल गए। लेकिन जब जेठ जी बिजली को घर लेकर के आए तो वो बहुत गुस्से में थे। मैंने उनके कमरे के बाहर खड़े होकर के बातें भी सुनने की कोशिश की तो मुझे ज़्यादा कुछ सुनाई नहीं दिया। बस इतना ही समझ में आया कि जेठ जी कहीं बाहर जाने वाले हैं। तभी मैंने जल्दी से जा करके जेठ जी की गाड़ी का ब्रेक तोड़ दिया, क्योंकि बिजली तो एक मुहरा थी बेला दीदी की तरह। असली वजह तो जेठ जी ही थे, जिनकी शादी एक के बाद एक हुए जा रही थी और मुझे लगा कि जेठ जी अपने साथ बिजली को भी ले जाएंगे। इसलिए मैंने एक साथ ही बिजली और बादल के किस्से को खत्म करने का फैसला कर लिया था। लेकिन मेरी फूटी किस्मत, जेठ जी अकेले ही गाड़ी में बैठ करके निकल गए और बिजली को यहीं छोड़ दिया। मैं जानती थी कि गाड़ी का ब्रेक खराब है तो जेठ जी को कुछ भी हो सकता है। या तो चलती गाड़ी से कूदेंगे तो उन्हें चोट आ सकती है या फिर उनका एक्सीडेंट भी हो सकता है। और अगली सुबह उनके एक्सीडेंट की खबर आ गई। उनकी गाड़ी अनबैलेंस होने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। मेरी जिंदगी का एक कांटा तो दुनिया छोड़ करके जा चुका था और अभी भी एक बचा हुआ था। जेठ जी की मौत के बाद माँ जी और बिजली बहुत फूट फूट करके रोई और मेरे पति के ऊपर बहुत ज़्यादा भी जिम्मेदारी आ चुकी थी और अभी भी मेरे बच्चों की प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बिजली के पेट में पल रहा था। इसलिए मैंने जेठ जी के इस डॉक्टर दोस्त से बात की और कहा कि मुझे वो एक ऐसी दवाई ला करके दें जिससे इंसान को नींद आ जाए। इसने पहले तो बहुत नाटक किया, पर जब मैंने इसे पैसों का लालच दिया तो ये भी मेरे प्लान में शामिल हो गया। फिर इसने मुझे एक मेडिसिन दी जिसको खाने के बाद इंसान को चक्कर आते हैं और फिर वो बेहोश हो जाता है। मैंने बिजली को भी जूस में मिला करके वो दवाई दे दी और जब उसे चक्कर आने लगे तो बिजली को कमरे में ले जाने के बहाने से उसे छत की सीढ़ियों के पास ले गई और उसे पीछे से धक्का दे दिया और जल्दी ही नीचे उतर करके अपनी सास को आवाज लगाई कि बिजली चक्कर खा करके गिर गई है। उसके बाद मैं और मेरी सास इसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर के गए, जिसमें बाकी का बचा हुआ काम इसने कर दिया। और जब तक बिजली को होश आया तब तक मैं अपने प्लान में कामयाब हो चुकी थी। उसके बाद मैं बिजली को लेकर के घर आ गई। धीरे धीरे सब कुछ मेरे पति ने संभाल लिया था, जेठ जी का काम और अपना भी। अब घर मेरी सास के नहीं बल्कि मेरी मुट्ठी में आ चुका था और अब ये दोनों मुफ्त की नौकरानी मुझे मिल चुकी थी। इसलिए मैंने बिजली को लालच दिया उसके भाई का। पर कुछ दिनों बाद इस बिजली ने घर से बाहर जाने की जिद पकड़ ली। मैंने सोचा अगर ये चली गई तो मेरे घर का काम कौन करेगा, क्योंकि मेरी सास तो अब सठिया गई हैं। ये ज्यादा दिन की मेहमान तो हैं नहीं, आज नहीं तो कल ये भी 36 बीमारी की शिकार हो जाएंगी, तो इसे जा करके वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगी। लेकिन ये बिजली मेरे बड़े काम की है,
इसलिए मैंने इसके भाई के नाम पर इसे डरा धमका करके रखा था। और फिर पता नहीं कहाँ से ये बेला आ गई और आप सबको भी साथ लेकर के आ गई। ज्योति की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि ज्योति का पति आया और ज्योति को एक के बाद एक थप्पड़ मारने लगा। ये देख करके ज्योति के पिता ज्योति के पति के पास आए और उसका हाथ रोक लिया। ये देख करके ज्योति खुश होते हुए अपने पिता के गले से लग गई और कहा, देखा पापा इसकी हिम्मत को, ये कैसे आपके सामने आपकी बेटी को थप्पड़ पर थप्पड़ मार रहा है। चलिए पापा, अब मैं इसके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस लगाऊंगी, तब इसे पता चलेगा। तभी ज्योति के पिता ने ज्योति को 2 थप्पड़ लगाए और अपने दामाद की तरफ देख करके कहा कि ये तुम्हारे अकेले का अधिकार नहीं है, बल्कि यहाँ पर खड़े हर एक इंसान का अधिकार है जिसके साथ इसने गलत किया है। अपने पिता के मुंह से ये सब सुन करके ज्योति के तो होश ही उड़ गए और वो बड़ी हैरानी से अपने पिता की तरफ देखने लगी। तब उसके पिता ने कहा कि तू ऐसे मुझे मत देख, तुझे क्या लगा कि तेरा बाप इस शहर का जाना माना वकील है तो तू 10 खून करके आएगी और तेरा बाप तुझे बचा लेगा। तू शायद भूल गई है, तेरा बाप सिर्फ मुजरिम को सजा दिलाने के लिए ये काला कोट पहनता है, फिर वो चाहे इस दुनिया का मुजरिम हो या इस शहर का या फिर मेरे घर का ही क्यों ना हो। अरे तुझे क्या लगा था कि तू अपने ससुराल वालों पर अत्याचार करती रहेगी और तेरा बाप तुझे बचा लेगा? क्यों? क्योंकि तू मेरी औलाद है, मेरा खून है। अगर ऐसी औलाद और ऐसा खून होता है तो मैं बहुत गर्व से कहता हूँ बेला बेटी कि तब तू बांझ ही सही है। कम से कम तुझे ऐसी तो औलाद नहीं है जिसका बाप पूरी दुनिया में न्याय के लिए लड़ करके अपनी इज्जत बनाता है और उसकी औलाद इस बात का फायदा उठा करके लाचार और बेबस लोगों पर जुर्म करती है। मैं तो हर माँ बाप से यही कहना चाहता हूँ कि हर बार गलती ससुराल वालों की नहीं होती, कभी कभी आपकी बेटी में भी कमी हो सकती है, क्योंकि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। पर नहीं, हर माँ बाप को तो अपने बच्चे गलत दिखते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो तो उनकी औलाद है ना। भला वो कैसे गलत हो सकती है या कर सकती है। लेकिन फिर भी मैं एक लड़की का बाप हो करके ये सबसे कहता हूँ कि जब भी आपकी बेटी ससुराल जाए और वहाँ से आपको अपने ससुराल वालों की शिकायत करे तो एक बार जा करके वहाँ खुद ये देख करके आए कि असली गुनहगार कौन है। मैं ये नहीं कहता कि गलती आपकी बेटी की हो, ये जरूरी नहीं है, पर हर बार सही आपकी बेटी हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जहाँ पर बेला जैसी औलाद होती है वहाँ पर तो 100% गलती ससुराल वालों की ही होती है, पर जहाँ पर ज्योति जैसी औलाद हो वहाँ पर गलती आपकी बेटी की ही हो सकती है। और अभी क्या कहा था तूने कि तेरी सास सठिया गई हैं और कुछ साल बाद उन्हें बीमारी घेर लेगी तो तू उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आएगी। तो चल मैं तुझसे यही सवाल करता हूँ कि तेरा भी एक भाई है ना, अगर उसकी पत्नी की भी सोच यही तेरी है तब तो वो भी हमारे बीमार होने पर हमें वृद्धाश्रम छोड़ आएगी और तेरा भाई बिल्कुल तेरे पति की तरह चुपचाप खड़ा होकर के ये तमाशा देखेगा। मैं पूछता हूँ क्या तब तुझे ये अच्छा लगेगा जब तेरे अपने माँ बाप वृद्धाश्रम जाएंगे? तो ज्योति को ये सब सुन करके रो रो करके बुरा हाल था। तब उसके पिता ने कहा कि मुझे पता है कि तू अपने बाप को, जिसने तुझे बचपन से ही अपनी बेटी नहीं बल्कि एक राजकुमारी की तरह रखा, तेरे हर शौक और ख्वाब को पूरे किए, अगर वो वृद्धाश्रम जाता है तो तुझे कभी अच्छा नहीं लगता। तो जब ऐसा तू अपने माँ बाप के लिए नहीं सोच सकती, ऐसा नहीं कर सकती, तो फिर तूने अपने पति की माँ जो तेरी सास हैं उनके बारे में ऐसा कैसे सोचा? हमेशा दूसरों के साथ वही काम करना चाहिए जो आप अपने साथ भी कर सकते हो। जब आप बेटी हो करके अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं छोड़ सकते तो बहू हो करके इतना कठोर काम कैसे कर सकती हो? मुझे तो शर्म आती है, मुझे तेरी जैसी औलाद मिली। तभी ज्योति का पति आया और उसने ज्योति से कहा कि क्या इसी दिन के लिए मैंने तुमसे प्यार किया था, तुमसे शादी करके तुम्हें इस घर की रौनक बनाया था कि एक दिन तुम इस घर का चिराग ही बुझा दो। पैसे, घर और प्रॉपर्टी का ऐसा भी क्या मोह ज्योति जो तुम्हें एक इंसान से एक खूनी बना दिया?
वो भी एक मासूम से बच्चे का, जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था, जिससे तुम्हारा अभी तक रिश्ता भी नहीं जुड़ा था। तुमने उसकी भी सांसें छीन ली। कैसे मुंह दिखाओगी तुम ऊपर वालों को इतना पाप करके? अरे मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो तुमने बिजली के बच्चे के साथ किया है, उसके कर्मों के फल में भगवान तुम्हारे हर जन्म बे औलाद रखे। और जिस तरह तूने बेला भाभी को बांझ बांझ कह करके ताना मारा है, वैसे ही हर जन्म में तुम्हें लोग ताना मारे। वैसे गलती तुमसे ज्यादा मेरी है, जो मैंने अपनी पत्नी का दिल की जगह अपने सिर पर बिठा लिया था और उसकी आदतों को जानने के बाद भी हमेशा उसे नजरअंदाज करता रहा। अरे मैंने अपनी माँ को तो तेरी जैसी पत्नी के आगे झुका दिया, उसकी एक बात नहीं सुनी, और तूने मेरी ही आंखों के सामने मेरी माँ को नौकरानी बना दिया। अच्छा हुआ कि तूने हमारे बच्चे को पहले ही हॉस्टल भेज दिया था, क्योंकि अगर आज वो तेरा ये रूप देखते तो तुझे इस जन्म में ही बांझ बना देते। क्योंकि एक खूनी की औलाद होने से अच्छा होता है वो अपनी माँ को मरा ही मान लेते। और जिस पिता को तू मुझे बार बार धमकी देती थी ना कि अगर तेरे साथ मैंने कुछ किया तो तू अपने पिता से बोल करके मुझे जेल भिजवा देगी, अब वही तेरे पिता तेरे और मेरे बीच का तलाक करवाएंगे। तलाक की बात सुन करके ज्योति अपने पति के पैरों में गिर गई और तलाक ना देने की भीख मांगने लगी। पर इसका असर ना तो अब ज्योति के पति पर हो रहा था और ना ही ज्योति के पिता पर। तब ज्योति के पास बेला आई और उसने ज्योति को जमीन से उठाया, लेकिन ज्योति ने अभी भी बेला की तरफ घूर करके देखा और उसे जोर से धक्का दिया और कहा कि ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, बांझ कहीं की। अपनी गृहस्थी को तो खा ली तूने, अब मेरी भी खा गई, और आज तुझे भी तेरे पति और बच्चे के पास ऊपर पहुंचा दूंगी। ऐसा बोल करके जैसे ही ज्योति बेला की तरफ हाथ उठाने के लिए बढ़ी थी कि तभी बेला ने आकर के ज्योति को हाथ को पकड़ लिया और उसे पलट करके एक थप्पड़ मारा। बेला के एक थप्पड़ की आवाज से ही सारा घर गूंज गया था। बेला ने गुस्से से ज्योति से कहा कि ये पहला थप्पड़ मेरे पति की मौत का, और तभी बेला ने बिजली के गाल पर दूसरा थप्पड़ भी मारा और बेला ने कहा ये मेरे बच्चे की मौत का। अरे कैसी औरत हो तुम, एक पत्नी हो करके एक दूसरी औरत के पति के सुहाग को ही खा गई, एक माँ हो करके एक दूसरी माँ के औलाद को ही खा गए। सिर्फ ये पैसे, घर और प्रॉपर्टी के मोह में। अगर इतना ही इन पैसों का मोह है तो खुद इस काबिल बनो और फिर जितना कमाना है उतना कमाओ, पर किसी की जान का सौदा करके नहीं। यहाँ पर एक नहीं बल्कि तीन तीन रिश्तों ने अपने अपनों के साथ धोखा किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने मोह के चलते। इसलिए यहाँ पर हर किसी को धोखा देने के बदले में धोखा ही मिला है। बादल ने मुझे धोखा दिया तो उसे बिजली से धोखा मिला, मेरी सास ने मुझे धोखा दिया तो उन्हें उनकी बहू से मिला। सब घूम करके अपने कर्मों का फल एक दूसरे और दूसरे से तीसरे को दे रहे हैं, और इन सब की जिम्मेदार आप हैं माँ जी। आपको पता है ये घर और गृहस्थी क्यों बिखर गई है? क्योंकि आपके गुस्से ने, आपकी जलन की भावना ने आपको इतना अंधा कर दिया, उससे बदला लेने के लिए कि आज आपकी दूसरी बहू ने ही आपसे आपकी औलाद, आपके पति और आपके पोते को छीन लिया और आपको कहां से कहां पहुंचा दिया। कभी आपने सोचा कि आपकी इस हरकत से आपके घर का क्या कीमत चुकानी पड़ी है? मैं आज तक सब कुछ चुपचाप सहती आई, कभी किसी को भी पलट करके कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगता था कि गलती मेरी है, क्योंकि कमी मुझ में है। पर नहीं, किसी ने दोस्त हो करके क्या खूब अपनी दोस्ती निभाई है, तो एक माँ ने माँ हो करके क्या खूब ममता लुटाई है, और एक बहू ने बहू हो करके क्या जिम्मेदारी उठाई है। अरे तुम तो डॉक्टर हो ना, और पता है ना एक इंसान डॉक्टर को भगवान का दर्जा देता है, क्योंकि उसके हाथों में किसी की जान को बचाने का अधिकार भगवान ने दिया है, और तुमने उसी अधिकार का गलत इस्तेमाल किया, वो भी एक मासूम से बच्चे के लिए। अरे तुमने तो एक नहीं बल्कि दो रिश्तों को बदनाम कर दिया। तुमने दोस्ती और डॉक्टर दोनों ही शब्द का अपमान कर दिया। अगर दोस्त तुम्हारे जैसा हो तो लोगों को बाहर दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं
नहीं है। तभी बादल के डॉक्टर दोस्त ने बेला से गुस्से में कहा कि बादल ने भी मेरे साथ गलत किया था, तो मैंने बस अपना बदला लिया है उससे। अब बेला ने बादल के डॉक्टर दोस्त को 2 थप्पड़ मारे और कहा कि बादल ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया था, बल्कि तुम्हारे पिता ही गलत रास्ते पर चल रहे थे और तुम अपने पिता को बचाना चाहते थे ताकि वो एक मजदूर के साथ अन्याय कर सकें। बादल ने वही किया जो उनकी जगह पर कोई भी इंसान करता, क्योंकि तुम्हारे पिताजी गलत थे, वो गलत रास्ते पर थे। और सच कहूं तो तुम्हारे पापा को बादल ने नहीं बल्कि तुम बचा सकते थे, क्योंकि तुम अगर एक बार सच का साथ दे करके अपने पिता को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते तो तुम्हारे पिता कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, क्योंकि अन्याय देख करके अपनी आंखों में पट्टी बांध लेने से अन्याय सही नहीं हो जाता, वो गलत ही रहता है। और तुम बताओ, झूठ और अन्याय कब तक छिपा रह सकता है? तुम्हारे पिता को आज नहीं तो कल अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता। अब तुम ही देखो, आज तुम्हारे बदले की भावना ने, ज्योति के लालच ने और मेरी सास की जिद ने क्या से क्या कर दिया। आज तुम लोगों को मुजरिम बना दिया और जिनके साथ तुम लोगों ने मिल करके इतना अत्याचार किया, भगवान ने उन्हें इंसाफ दिला दिया। अब तुम लोगों की देखो, ये कर्मों का ही फल है। माना मैंने बिजली की शादी अपने पति से करवा करके गलती की, पर मेरी नीयत साफ थी, इसलिए भगवान ने मुझे ठोकर तो मारी पर मुझे संभाल लिया। और बिजली ने भी आकाश की बात पर हमसे छिपाई और उसके पीछे उसकी नीयत साफ थी, इसलिए भगवान ने भी उसे सही और गलत का फर्क समझा दिया। पर तुम तीनों का क्या? यहाँ कोई खूनी है तो कोई स्वार्थी है तो कोई पापी है। अरे मैं पूछती हूँ कि तुम सासों को ये बात क्यों समझ में नहीं आती है कि बहू को बेटी नहीं बना सकते तो मत बनाओ, पर कम से कम उसे बहू ही तो रहने दो। जरूरी है कि उसकी किसी कमी पर उसे टैग देने की, कभी संस्कारी बहू तो कभी बेशर्म बहू, तो कभी अनपढ़ बहू तो कभी बड़ी बहू, तो कभी सांवली बहू तो कभी बांझ बहू। हर एक बहू के साथ उसकी कमी के हिसाब से उसे एक नाम दिया जाता है। जैसे मेरी औलाद ना होने की वजह से मुझे बांझ बहू बना दिया गया, जबकि कमी मुझ में नहीं बल्कि आपके बेटे में थी। अपूर्ण मैं नहीं बल्कि आपका बेटा था, और जिंदगी भर आप मुझे ताने करती रही, मेरा मजाक बनाती रही। अगर एक औरत माँ नहीं बन सकती तो इसमें गलती सिर्फ एक औरत की नहीं बल्कि एक मर्द की भी बराबर की होती है, क्योंकि मर्द भी एक इंसान है और उसमें भी कमी हो सकती है। जरूरत है तो इस समाज में इसे स्वीकार करने की कि एक औरत ही हमेशा बच्चा पैदा करने के लिए जिम्मेदार नहीं होती, पर एक मर्द अगर अपनी कमी स्वीकार कर लेगा तो उसके मर्द होने पर लाखों सवाल खड़े हो जाएंगे। उसकी मर्दानगी या ये समाज और ये लोग मजाक बनाने लगेंगे। और इसे स्वीकार करने में एक सबसे बड़ी समस्या होती है खुद एक मर्द के अहंकार की, जो कभी भी एक मर्द को अपनी गलती को अपनाते ही नहीं देता है। इसके लिए फिर चाहे एक मर्द को अपना दोष अपनी पत्नी पर ही क्यों ना डालना पड़े। और गलती सिर्फ उस मर्द की भी नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे घर परिवार में बचपन से ही यही सीख दिया जाता है कि तू मर्द है और तुझे पैदा ही इसलिए किया गया है कि तू अपने वंश को आगे बढ़ा सके। पर कभी ये देखने की कोशिश नहीं करते कि क्या वो वंशज बढ़ाने में सक्षम भी है या नहीं। और क्यों जब एक पति अपनी पत्नी के बीच शारीरिक संबंध होने के बाद भी वो बच्चा नहीं पैदा कर पाते तो एक मर्द को ही दूसरी शादी करने की और अपनी पत्नी को तलाक देने की नसीहत दी जाती है। क्यों कोई एक औरत से ये नहीं कहता कि तुम्हारा पति तुम्हें एक औलाद नहीं दे सकता तो तुम अपने पति को तलाक दे करके दूसरा पति कर लो। क्यों हर बार एक औरत की ही, चाहे वो किसी की माँ हो या किसी की पत्नी हो, किसी की बहन हो, वो जा करके बस एक मर्द को यही कहेगी कि तेरी पत्नी तुझे बच्चा नहीं दे सकती तो तू उसे तलाक दे करके दूसरी शादी कर ले। और ऐसा कहने वाला हर कोई नहीं बल्कि एक औरत खुद होती है, जो एक औरत का बसा बसाया घर तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करती है। अरे मैं पूछती हूँ,
यही अगर उनके साथ हो तब, उनकी बेटी के साथ हो तब, क्या तब भी वो अपने पति और अपने दामाद को कहेंगी कि जाओ जा करके दूसरी पत्नी ले आओ? नहीं, वो ऐसा नहीं कहेंगी, बल्कि उनके पति या दामाद ऐसा ना करें वो इनके लिए समझाएंगी। तो फिर जब बात एक बहू की आती है तो उसे क्यों बार बार बांझ बहू कह करके उसका मजाक बनाया जाता है? क्यों बच्चा ना होने पर एक औरत को सारे शुभ कार्यों में अशुभ माना जाता है? क्यों सारे रीत रिवाज और रोक टोक बस एक औरत के लिए होती है? क्यों एक आदमी को भी रोका नहीं जाता है? क्यों उसे भी बांझ नहीं कहा जाता? क्यों सिर्फ एक औरत को ही बच्चा ना पैदा करने का दोष दिया जाता है? क्या ये समाज और ये लोग आज के साइंस पर भरोसा ना करके आज भी झाड़ फूंक पर भरोसा करते हैं कि उनके बच्चा पैदा किया जा सकता है? ऐसा कहते कहते बेला बहुत टूट गई और वो जमीन में बैठ करके रोने लगी। बेला को ऐसे दुखी देख करके उसकी सास अनुराधा जी बेला के पास आई और उसके पैरों में गिर करके उससे माफी मांगने लगी। बेला ने जब अपनी सास को ऐसे करते हुए देखा तो उसने तुरंत अपने पैर पीछे कर लिए और अपनी सास को अपने पैर से ऊपर उठाया और कहा कि आप ये सब क्यों कर रही हैं माँ जी? तब अनुराधा जी ने खुद को ही 2 थप्पड़ मारे और कहा कि मत कहो मुझे माँ जी, मैं इस शब्द के लायक नहीं हूँ। मैंने माँ होने का बहुत फायदा उठाया है, इस वजह से भगवान ने मुझसे मेरी औलाद को छीन लिया है। मैंने तेरा और अपने बेटे का रिश्ता खराब और बर्बाद करने के लिए एक माँ शब्द को बदनाम कर दिया है। अरे भगवान तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं देगा। बेला तू ये काम कर, तू मेरा गला दबा दे और मुझे भी मार डाल, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने अपनी नफरत से अपना ही घर उजाड़ दिया और जिस पति के साथ मैंने इस घर को बनाया था मैंने उसे भी कौड़ियों के भाव में खो दिया। अपने पति के जाने के बाद मुझे अब समझ में आया कि एक औरत के लिए उसके पति की क्या कीमत होती है। जब तक मेरे पति इस घर में थे, चाहे वो एक कोने में ही बैठे रहते थे, पर कभी किसी की भी हिम्मत नहीं हुई वो मेरा अपमान कर सके। पर जब मेरे सारे अपने चले गए तो इस ज्योति ने मुझे बहुत सताया, मुझे दाने दाने के लिए तरसा दिया और इसके हर एक जुल्म में मुझे बस तेरी ही याद आई बेला। जो जो मैंने तेरे साथ किया था वो एक एक जुल्म को ज्योति ने मेरे साथ दोहराया है। तब मुझे ये बात समझ में आई कि मेरी बांझ बहू सिर्फ बांझ ही नहीं थी, बल्कि वो असली में हीरा थी, हीरा जिसकी मैंने कभी कदर ही नहीं की और उसी की सजा भगवान ने मुझे दी। और मैंने अपनी पहली औलाद जिसने मुझे पहली बार माँ शब्द का सुख दिया था, मैंने उसे भी इस माँ शब्द की दुहाई दे करके उससे उसका सब कुछ छीन लिया, यहाँ तक कि उसकी जिंदगी भी। पर बेला मेरा यकीन कर, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है। मुझे तो पता भी नहीं था कि इस कलमुही और करमजली के दिमाग में ऐसे खिचड़ी पक रही है। अगर मुझे बादल की मौत का भी पता चल जाता तो मैं उसी वक्त इसका गला घोंट देती। मैं तेरी गुनहगार हूँ बेला, तू चाहे मुझे जो सजा दे, पर मेरा यकीन कर मैं इसके इतने गंदे खेल में शामिल नहीं थी। मैंने अपने बच्चे को खोया है, उसके दूर जाने का दर्द मुझे आज भी है, इसलिए मैं कभी एक माँ से उसकी औलाद को नहीं छीन सकती। इतना कहते कहते अचानक से अनुराधा जी के शरीर में झटका लगा और वो बेहोश हो करके जमीन पर गिर पड़ी। बादल का डॉक्टर दोस्त वहीं पर मौजूद था, इसलिए उसने तुरंत अनुराधा जी का चेकअप किया। थोड़ी देर में जब अनुराधा जी की आंखें खुली तो और उन्होंने जैसे ही उठने और बोलने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि उन्हें लकवा मार चुका है और ये लकवा उनके मुंह से लेकर के पूरे शरीर तक में फैला हुआ है, जिसकी वजह से अनुराधा जी ना तो कुछ भी मुंह से बोल पा रही थी और ना ही अपने हाथ पैर को हिला पा रही थी। अनुराधा जी को अपनी ये हालत देख करके आंखों में से आंसू आ गए और ये आंसू पोंछने के लिए सिर्फ बेला ही उनके पास आई। इसके बाद पुलिस ने ज्योति के पिता से पूछा कि अब इन मुजरिमों का क्या करना है। तब ज्योति के पिता ने कहा कि वही जो हर मुजरिम को मिलती है, सजा, और हर बेकसूर को इंसाफ।
और अब अपनी बेटी के खिलाफ ये केस मैं खुद लड़ूंगा और अपनी बेटी को उसके किए की हर सजा भी मैं दिला करके रहूंगा। और फिर पुलिस ने ज्योति को बादल की मौत और बिजली के बच्चे को मारने के जुर्म में और बादल के डॉक्टर दोस्त को बिजली के बच्चे को मारने और इस काम में ज्योति का साथ देने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया। तभी पुलिस ने बेला से उसकी सास को भी अरेस्ट करने के लिए कहा कि आप और बिजली जी चाहें तो आप दोनों को प्रताड़ित और मारपीट करने के जुर्म में हम इन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। तब बेला ने कहा कि मेरी सास को उनके किए का फल भगवान ने उनके हाथ पैर और जुबान छीन करके दे दिया है। अब भगवान के इंसाफ से बड़ा और कौन सा इंसाफ होगा, इसलिए मैं और बिजली इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कराना चाहते और मुझे नहीं लगता कि मेरे इस फैसले से बिजली को कोई तकलीफ होगी। तब बेला ने बिजली की तरफ देखा तो बिजली ने एक छोटी सी स्माइल की। फिर ज्योति के पिता ने कहा कि वैसे जुर्म तो बादल ने भी कम नहीं किए थे, पर अनुराधा जी की तरह भगवान ने भी उसके कर्मों का फल उसकी जान छीन करके दे दिया। पर मुझे दुख सिर्फ अपनी दोनों बेटियों बेला और बिजली के लिए हो रहा है कि इन कर्मों के हिसाब से उनसे उनका बच्चा भी छिन गया। ये सुन करके बेला और बिजली दोनों ही भाग करके ज्योति के पिता के गले से लग गई और दूर खड़ी ज्योति ये देख करके सिर्फ पछतावे के आंसू बहाती रही। उसके बाद पुलिस दोनों को ले करके ज्योति के पिता के साथ वहां से चली गई और अब ज्योति के पति ने भी अपनी पत्नी के किए के लिए बेला, बिजली और अपनी मां से माफी मांगी और ये कहा कि वो अब इस घर में नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी पत्नी ने जो भी किया है उसके बाद वो अब कभी भी बेला और बिजली से नजर नहीं मिला पाएगा। इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर के ये शहर छोड़ करके दूर चला जाएगा और बादल भैया की जो जॉब उसे मिली है वो बेला को देना चाहता है और अपने बच्चों के साथ एक नए शहर में नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। बेला ने भी अपने देवर की भावनाओं का सम्मान करते हुए उसे ऐसा करने से नहीं रोका और वो वहां से थोड़ी ही देर में अपना सामान लेकर के चला गया। अब घर पर सिर्फ बेला, बिजली और आकाश बचे थे। आकाश ने बेला से माफी मांगी और कहा कि मुझे माफ कर दीजिए बेला दीदी, मैंने आपसे भी झूठ बोला और आपको भी धोखा दिया, पर मैं सच में ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, पर मेरे हालात ही हमेशा मेरे खिलाफ रहे, जिसकी वजह से मैं कभी भी आपको सच नहीं बता पाई। तब बेला ने बिजली को अपने गले से लगाया और कहा कि तुमने जो किया है वो सही किया है, क्योंकि आकाश से अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता है जो तुम्हारा पास्ट जान करके भी तुमसे उतनी ही शिद्दत से प्यार करे जितना वो जानने के पहले करता था। और सच कहूँ तो बादल कभी भी तुम्हारे लिए सही था ही नहीं, बल्कि माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे कि मैंने बादल जैसे हैवान से तुम्हारी शादी करवा दी और तुम्हें ना जाने क्या क्या सहना पड़ा। पर अब मुझे खुशी है कि तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजकुमार मिल गया, क्योंकि बिजली हमेशा आकाश में ही चमकती है और हर बादल सफेद हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ बादल काले होते हैं जो कुछ देर के लिए बरसते हैं और फिर निकल जाते हैं। तो अब तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तब बिजली और आकाश बिल्कुल बच्चों की तरह भाग करके बेला के पास आए और उसके गले से लग गए। पर बिजली अभी भी उदास थी। बेला ने उससे उदासी का कारण पूछा तो बिजली ने बताया कि अभी भी बिल्लू का कोई अता पता नहीं है। तब बेला ने मुस्कुरा करके कहा कि तुम बिल्लू के लिए परेशान मत हो, मैंने उसकी पुराने स्कूल में उसकी नई स्कूल का पता लगा लिया था और अब बिल्लू भी जल्द ही हमारे बीच होगा। तब आकाश ने कहा कि अब आगे क्या करना है बेला दीदी। तब बेला ने बिजली की तरफ मुस्कुरा करके देखा और कहा कि वही जो तुम दोनों करना चाहते थे, तुम्हारी शादी। और फिर कुछ दिनों में बेला ने बिल्लू को भी हॉस्टल से घर ले करके आ गई और बिजली की तबीयत ठीक होते ही बेला ने बिजली और आकाश की बड़े धूमधाम से शादी करवा दी और बिजली को तोहफे के रूप में अपना और बादल का नया घर दे दिया, जिसमें कभी बेला, बादल और बिजली रहा करते थे। ये देख करके बिजली ने बेला को बहुत मना किया, पर बेला कहाँ मानने वाली थी। उसका दिल आज भी उतना ही बड़ा था अपनों के लिए जितना कि पहले था। बिजली और आकाश की शादी के कुछ महीनों बाद ही बिजली दोबारा से गर्भवती हो गई और इस बार बेला ने बिजली का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और इस बार बेला का साथ
साथ देने के लिए बिजली का पति आकाश और उसका छोटा भाई बिल्लू भी था। कुछ महीनों बाद बिजली ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और उसने एक बच्चा बेला को और दूसरा अपने पास रख लिया। ये देख करके बेला की आंखें नम हो गई और उसका वर्षों का सपना आज पूरा हो गया। बेला ने अपनी सास की भी बहुत दिल लगा करके सेवा की थी, साथ ही बादल की कंपनी में उसकी जगह ले करके कंपनी को भी बहुत बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। बेला की सेवा से उसकी सास ने अब धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया था, पर वो अपने हाथ पैरों से अभी भी लाचार थी। पर जब बेला ने अपने बच्चे को गोद में ले करके अपनी सास को दिखाया और कहा कि आप कुछ कहना चाहेंगी माँ जी, तब अनुराधा जी ने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तेरी जैसी बांझ बहू मिली। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी दूसरे के साथ गलत और अन्याय होता देखते हैं तो हमारे अंदर की हिम्मत हमें उसे सही करने के लिए कहती है, क्योंकि हम गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। पर जब ये हमारे साथ होता है तो हमारी यही हिम्मत हमारे अपनों और हमारे रिश्तों के प्रति मोह होने की वजह से कहीं दब जाती है, क्योंकि हर औरत को अपने पति से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है और वो सिर्फ उसके लिए अपने ससुराल के हर अन्याय को सहती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका पति उसके साथ है। और यही बेला के साथ भी हुआ, क्योंकि जब तक बादल को बेला की जरूरत थी तब तक वो बेला को हर जगह पर साथ दे रहा था। पर जैसे ही उसकी जरूरत कोई और हुई उसने अपनी असली रंग दिखा दिए और फिर बेला ने भी बादल का साथ जोड़ दिया। बेला ने भी जो किया वो गलत था, क्योंकि किसी भी इंसान को किसी का भी इतना मोह नहीं होना चाहिए कि वो सही और गलत के बीच का फर्क ही भूल जाए, क्योंकि मोह चाहे अपनी संतान का हो या धन संपत्ति का हो, वो हर इंसान को गलत रास्ते पर ही ले जाता है। जैसे बेला को संतान मोह ने उससे उसको गलत पति, बच्चा, घर परिवार सब छीन लिया। ज्योति के मोह ने उससे दो दो लोगों का खून करवाया। बादल के डॉक्टर दोस्त के पिता मोह ने उससे उसका कैरियर ही छीन लिया। और अनुराधा जी के मोह, जलन और जिद ने उनका परिवार, उनका पति, बेटा, पोता, बहु परिवार और उनका शरीर तक छीन लिया। इसलिए प्रेम होना आवश्यक है, पर जब प्रेम मोह बन जाए तो उसे उसी वक्त रोक लेना चाहिए। अगर फिर भी मुझे इस कहानी को सुनाते वक्त कोई गलती हो गई हो तो मित्रों आप क्षमा करिएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।